नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं केवीएस, डीएसएसबी और भी सिलेक्शन एग्जाम से कंडक्ट करने वाली इंस्टीट्यूशन, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए। आज का जो वीडियो है मेनली फोकस करने वाला है ये ईवीएस या फिर साइंस के टीचर के लिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट के मिक्स मिलेंगे आपको। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईवीएस एंड साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। और चैनल पर नए हैं आप और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज एन ईवीएस टीचर, द एम बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप, फील्ड ट्रिप टू जू शुड बी। एक ईवीएस टीचर की तरफ से, मान लीजिए आप एक ईवीएस टीचर है, यानी अगर आप अपर प्राइमरी की बात करें तो मान लीजिए आप साइंस टीचर हैं और आप जब किसी बच्चे को फील्ड ट्रिप के लिए जू लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? जू लेकर के जा रहे हैं, चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं, तो इसके पीछे आपका मेन एम या असली लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट आंसर आपको लग रहा है उसे पिक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं 4 ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है टू सेटिस्फाई पेरेंट्स ओवर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप ट्रिप इसलिए लेके जा रहे हैं बच्चों को जू में ताकि पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर सके कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनके बच्चों को दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा, सिर्फ इसलिए लेके जा रहे हैं ट्रिप पे। बी में आपसे बोला जा रहा है टू प्रोवाइड फन एंड प्लेजर टू स्टूडेंट, कि बच्चों को फन यानी कि आनंद देने के लिए, उनके मजे कराने के लिए, मस्ती के लिए आप लेके जा रहे हैं बच्चों को जू में। सी में बोला जा रहा है आपसे टू ब्रिंग अ चेंज इन द मोनोटोनी ऑफ रूटीन, कि एक दिनचर्या जो बच्चों की बनी हुई है, रूटीन जो बच्चों का बना हुआ है कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, एक जो साइकिल बना हुआ है इसको थोड़ा सा ब्रेक करके आप थोड़ा सा दिनचर्या को एक तरफ करते हुए बिल्कुल अलग करके, यानी कि जो मोनोटोनस बना हुआ है बच्चों की लाइफ में बिना रस, जिसमें बच्चों को मजा नहीं आ रहा है, तो उस मोनोटोनस टोनी को तोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को पिकनिक या फिर फील्ड ट्रिप लेके जा रहे हैं जू पर। जू दिखाने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जानवरों के बारे में देखने के लिए उनको। ये ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। और डी में आपसे बोला जा रहा है टू प्रोवाइड एन एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को एक एक्टिव लर्निंग, अभी तक क्लासरूम में क्या होता है, पैसिव लर्निंग हो रहा था, आप जानवरों के बारे में फोटो दिखा रहे थे, उनको बता रहे थे, लेकिन जू में जाके डायरेक्टली उन जानवरों को दिखा करके आप बता रहे हैं, उनकी जो भी एक्टिविटी होती है एनिमल्स वगैरह की, उसको डायरेक्टली दिखा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एक तरह से आप लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इसलिए फील्ड ट्रिप जू में आप लेके जा रहे हैं। तो आपका बेस्ट आंसर क्या है, अटेम्प्ट करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें अपने स्कोर। तो आज देखूंगा कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट, कितने एस्पिरेंट कितना स्कोर करते हैं। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो करेक्ट आंसर आपके लिए हो गया वो डी है, यानी कि एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, एक एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए फील्ड ट्रिप लेके जाया जाता है बच्चों को अलग अलग जगह पे। जैसे कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है वहां भी आप लेके जा सकते हो, जिसमें, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे जू की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुड ईवीएस टीचर, या फिर आप कह सकते हैं एक गुड साइंस टीचर, उसके बारे में अगर बात करें कि अगर वो असाइनमेंट देना चाहता हो, क्या असाइनमेंट देने वाला हो, गुड असाइनमेंट, ईवीएस असाइनमेंट, और ईवीएस की जगह आप साइंस भी कर सकते हैं। अ गुड साइंस असाइनमेंट शुड प्राइमरली फोकस टू, एक अच्छे टीचर की तरफ, एक साइंस के अच्छे टीचर, या बोलूं मैं एक ईवीएस के अच्छे टीचर के रूप में, अगर आपको एक बहुत अच्छा असाइनमेंट देना हो ईवीएस का या फिर साइंस का, तो आप उस किस बातों पर फोकस करेंगे? आपका जो प्राइमरली यू विल फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगे, देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास ये है, प्रोवाइड एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि आप एक एक्सटेंसिव, व्यापक रूप पर बच्चों को लर्निंग का अवसर प्रदान करना, इस बात पे आप फोकस करेंगे जब आप असाइनमेंट देंगे। इसे ए में बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है रिवाइज लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, आपने जो पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, यू हैव जो टॉट, यू विश टू रिपीट द स्टूडेंट फॉर देयर रिवीजन पर्पस, कि आप रिवीजन पर्पस के लिए उसको दोबारा रिपीट करने के लिए, ताकि उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। क्या आप ये करना चाहेंगे? बी में बोला जा रहा है।
और सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कि छुट्टियों में उनके पास जो बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, टाइम का एक सही इस्तेमाल हो सके, इसलिए आप एक असाइनमेंट बच्चों को देंगे। और डी में आपसे बोला जा रहा है कीप स्टूडेंट्स इंगेज विद डिसिप्लिन, कि स्टूडेंट को एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करने के लिए उसे एक तरह से एक इंगेज कर देंगे, व्यस्त कर देंगे बस, और उससे ज्यादा फोकस कुछ नहीं होगा। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए है, टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि बच्चों को किसी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसलिए आप असाइनमेंट देंगे और उस असाइनमेंट में इन पॉइंट्स को फोकस करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर वाज लेड बाय हुम। अब आपको ये बताना है कि जो पुराने टाइम पर ये इंडियन फ्रीडम फाइट जब हो रहा था, उस टाइम जब कित्तूर जो जगह है वहां पर, या साउथ में जो जगह है कित्तूर में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को किसने लीड किया था, उस पर्सन का नाम बताना है आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया है क्वेश्चन को। एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ए अहिल्याबाई होलकर, बी नाना फडणवीस, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी रानी चन्नम्मा। तो करेक्ट आंसर क्या है? टू द पॉइंट आंसर है इसके अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा आपसे कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट साउथ में, जैसे मैंने आपको हिंट के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि किसने कित्तूर की लोकेशन क्या है? साउथ में। तो अब रानी लक्ष्मीबाई तो ऑप्शन खत्म हो गया है यहां से, कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी मूवमेंट एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में काफी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जैसे जगह का नाम स्पेसिफिक कर दिया गया आपके लिए, तो उस हिसाब से बताइए कि कौन है, कित्तूर से कौन है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का आपके लिए हो गया, वो करेक्ट आंसर है आपका डी, यानी कि रानी चन्नम्मा ने लीड किया था, नेतृत्व किया था एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कॉन्सेप्ट वेयर इन द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर के लिए पूरा ईवीएस बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज बोल दीजिए, उसके ऊपर ये पूरा बेस्ड हो गया एक तरह से क्वेश्चन ये। नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट वेयर इन द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। इनमें से कौन सा ऐसा मैटर है जिसपे स्टेट यानी कि कंट्री यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी? तो वो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। इस चार ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन पिक करना है जिस मैटर पे गवर्नमेंट यानी कि स्टेट या अपनी गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, तो वो पिक करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ए सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यानी कि किसी स्टेट की, किसी लोगों की संप्रभुता के ऊपर इंटरफेयर बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं करेगी, स्टेट नहीं इंटरफेयर करेगी। बी से आपसे बोला है आर्बिट्री के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करेगी, यानी कि मनमाना पन भी उसके ऊपर फोकस नहीं करेगी। और सी में आपसे बोला जो सेक्युलरिज्म जो टर्म है, सेक्युलरिज्म जो फैक्टर है, इस फैक्टर के ऊपर स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। और डी में ऐसा बोला जा रहा है पॉलिटी के ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ऐसा कौन सा सही आंसर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट यानी स्टेट जो है बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, उसके पास कोई राइट नहीं है कि इसके ऊपर वो इंटरफेयर करे इस मुद्दे के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर, आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी सेक्युलरिज्म। यानी कि हमारी कंट्री में स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है कभी भी धर्म के ऊपर यानी कि धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में होता है, ना ही किसी धर्म को ये एक तरह से उसको रिस्पॉन्स करती है पॉजिटिव तरीके से, ना ही किसी धर्म को, रिलीजियस को नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स करती है। बाकी किसी भी धर्म को ना ही प्रमोट करती है, ना ही किसी को क्रिटिसाइज करेगी, बल्कि वो इससे न्यूट्रल रहेगी हमारी गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि भी हमारी कंट्री जो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, व्हाट इज द मोस्ट रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मली डेवलपिंग एडोलेसेंस का जो मोस्ट जो फीचर होता है, आपको उसके फीचर के बारे में पूछा जा रहा है कि मोस्ट रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेवलपिंग एडोलेसेंस पीरियड जो होता है, उस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट रेलेवेंट, सबसे ज्यादा जरूरी क्या फैक्टर है जो
तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब एडोलेसेंस का पीरियड जब बच्चे के अंदर आता है यानी कि किशोरावस्था आता है तो उस समय सबसे ज्यादा प्रासंगिक कौन सा फीचर बच्चे के अंदर या गुण बच्चे के अंदर दिखता है, हमें ये बताना है, यानी कि उस टाइम पीरियड की हमें विशेषता बतानी है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कंटिन्यूअस नीड फॉर पेरेंटल सपोर्ट, कि इस पीरियड में यानी किशोरावस्था में एडोलेसेंस में पेरेंट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है बच्चों को सपोर्ट के लिए। बी में आपसे बोला जा रहा है फ्रीडम फ्रॉम पीयर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, कि कौन से पीयर ग्रुप को बच्चा ज्वाइन करे, किस ग्रुप में रहे, इसमें बच्चे को पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी कि उनको एक फ्रीडम दे दी जानी चाहिए कि वो किसी भी पीयर ग्रुप को ज्वाइन कर सके, किसी के साथ भी रह सके। सी में आपसे बोला जा रहा है कि डिजायर फॉर डोमिनेशन बाय सिबलिंग्स, कि इस पीरियड में क्या होता है कि उनकी डिजायर होती है बच्चों की वो अपने भाई बहनों में एक तरह से डोमिनेट करे, उनपे अपना वर्चस्व साबित करे। इस टाइम पीरियड की बात की जा रही है एडोलेसेंस के अंदर। और डी में आपसे बोला जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, कि ये एक टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंस जब बच्चे के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग, आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो ये आपका ये चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन से आया हुआ है। जब एडोलेसेंस पीरियड होता है उस टाइम की बात आपसे पूछी जा रही है कि सबसे ज्यादा ये आपका सबसे ज्यादा रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एडोलेसेंस का, ये बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया वो है डी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, की इस टाइम पे बच्चों का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, मेच्योरिटी उनके अंदर लेवल इंक्रीज होता है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट जी ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के हिसाब से बताना कि सबसे ज्यादा एसोसिएटेड कौन सी है। इन 4 फैक्टर जो आपके 4 पॉइंट्स या 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि गेस्टाल्ट थ्योरी से कौन सी सबसे ज्यादा मैच करती है। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है ट्रांसफर द जनरल लर्निंग एक्वायर्ड इन वन सब्जेक्ट टू द लर्निंग ऑफ सेकेंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज बच्चे ने सीखी है उस नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफर करना, दूसरे सब्जेक्ट में उसे यूज करना। ऐसा बोला जा रहा है कि एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी बच्चे ने सीखा है उस नॉलेज को ट्रांसफर करना दूसरे सब्जेक्ट की लर्निंग के लिए। ये ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है इंप्रूवमेंट इन द फिजिकल डेवलपमेंट, कि गेस्टाल्ट डील करता है फिजिकल डेवलपमेंट के इंप्रूवमेंट से ऑफ ए स्टूडेंट एज ए बेनिफिट इफेक्ट ऑन हिज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए फिजिकल डेवलपमेंट होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट पे। और जब फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद उस बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पॉसिबल है। इस इफेक्ट को, इस बेनिफिट को ये डील किया जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन सी। इसमें आपसे बोला जाता है टोटल लर्निंग इज द सम ऑफ ऑल लर्निंग एक्वायर्ड इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, कि टोटल लर्निंग जो होती है वो सम होती है कि सम ऑफ ऑल लर्निंग एक्वायर्ड इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी चीज सीखा हुआ है, जो भी चीज पढ़ा हुआ है, उन सबको जब कंबाइंड कर दिया जाता है तब जाकर के उसकी टोटल लर्निंग होती है। यानी कि जो पूरा जो अधिगम है, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट का है, सबको जब एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है उनके ज्ञान को, तब उसे बोला जाता है भी ये टोटल लर्निंग है गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर। और डी में बोला जा रहा है कि जो गेस्टाल्ट थ्योरी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि लर्निंग इज एक्वायर्ड बाय ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ ए प्रॉब्लम इन कंटेक्स्ट ऑफ द टोटल सोल्यूशन, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि नॉलेज को ग्रैप करने के लिए, प्रॉब्लम की कंटेंट्स के रिलेटेड उसकी टोटल सिचुएशन को समझकर
उसका समाधान किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो टोटल व्यू यानी कि उसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, और उसके कंटेंट्स में टोटल सिचुएशन के हिसाब से यानी कि अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से सोच करके अलग अलग मेथड को, तो सबका जो कॉम्बिनेशन होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कॉम्बिनेशन होगा इस चीज पे डिस्कस किया जाता है या इस चीज पे फोकस किया जाता है गेस्टाल्ट की थ्योरी पे। तो गेस्टाल्ट जी ने इसी बात पे पूरा फोकस किया था कि भी किसी भी प्रॉब्लम को ये जितने भी तरीके से सॉल्व किया जाए कि अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग थ्योरीज को यूज करके सबको जब कंबाइन करके जब टोटल सिचुएशन की जब बात की जाए तो लर्निंग के और लर्निंग आउटकम्स को उस चीज पे ज्यादा फोकस किया है इन्होंने गेस्टाल्ट ने, और इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। यानी कि करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, टू द पॉइंट आपसे पूछा गया है, इंग्लिश से ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट नियरली अपोजिट टू द रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का आपको अपोजिट पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है इन्फ्लेशन, सेकंड यानी कि बी ऑप्शन आपके पास है रेस्टोरेशन, सी आपसे बोला गया कैटास्लिम, और डी में आपसे बोला है डिप्राइवेशन डिप्रेशन, और लास्ट में है आपका डिप्राइवेशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, आपको इसके अपोजिट वर्ड बताना है। रेस्टिट्यूशन का अपोजिट, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेस्टिट्यूशन का अपोजिट जो हो जाएगा डी यानी कि डिस्प्राइवेशन। तो डिस्प्राइवेशन इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश से ही है और कुछ ग्रामर और कुछ इन चीजों को मिक्स करके आपसे पूछा जा रहा है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश पे फोकस है इसके अंदर, और क्वेश्चन है आपके लिए ये, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको इस ब्लैंक को फिल करना है सेंटेंस के अंदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन की करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको इसको फिल करना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। आई डैश विद यू अबाउट योर प्रॉब्लम, कि मैं डैश, मतलब जो भी वर्ड है आपको यहां से उठाना है, डैश विद यू अबाउट योर प्रॉब्लम, कि मैं आपके साथ डैश रखता हूं कि आपकी इस प्रॉब्लम के साथ। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सिंपैथी, सिंपैथाइज करता हूं, सिंपैथी रखता हूं। बी में बोला जा रहा है शेयर करता हूं। सी में बोला जा रहा है रिलेट करता हूं या रिलेट की बात की जा रही है, और डी में हो जा रहा है पिटी करता हूं। तो भाई चारों में से करेक्ट वर्ड क्या हो सकता है आपको ये बताना है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन था, यानी कि कोई सिचुएशन की बात की जा रही है तो भाई सिंपैथी हो सकती है इसके अंदर। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो पिटी भी हम बोल सकते थे, लेकिन पिटी सेंटेंस को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस सेंटेंस के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, यानी कि सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, आई सिंपैथाइज विद यू अबाउट योर प्रॉब्लम, कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के साथ अपनी सहानुभूति रखता हूं, तुम्हारी जो समस्या चल रही है उसके साथ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कि कह सकते हैं तुम्हारे सपोर्ट में हूं, तुम्हारे साथ एक मेरी सहानुभूति है, एक सिंपैथाइज है तुम्हारे साथ, कुछ इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल हैव नॉट डैश ओवर द लास्ट मंथ्स लेवल, कि ये भी फिल इन द ब्लैंक से सिंपल सा है, और इसके अंदर भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक वर्ड्स फिल करना है इस ब्लैंक के अंदर। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो वन बाय वन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपसे बोला जा रहा है, ये बोला है फ्लक्चुएटेड, बी में बोला जा रहा है आपसे राइजन, सी में आपसे बोला जाए वेरिड, और डी में बोला जाए इंक्रीज। लगभग चारों वर्ड एक दूसरे मिलते हैं। फ्लक्चुएटिंग जिसमें चेंजेस आता रहता है, उतार चढ़ाव की बात की जा रही है, राइजन यानी कि बढ़ने की बात की जा रही है, इंक्रीज होने की बात की जा रही है, और सी में आपसे बोला है वेरिड का मतलब उसके अंदर चेंज आना, वेरी करना, अंतर आना, और इंक्रीज के अंदर इंक्रीज की मीनिंग यहाँ पे क्या है कि बढ़ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। द प्राइस ऑफ ए ऑटोमोबाइल हैव नॉट डैश ओवर द लास्ट मंथ लेवल, कि पिछले महीने से प्राइस डैश नहीं हुई है। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो इंक्रीज हो सकता है, कि प्राइस या तो घटती है या फिर बढ़ती है या घटती है। तो हम ही से बोल सकते हैं डिक्रीज तो यह है नहीं, डिक्रीज नहीं हुई या इंक्रीज नहीं हुई, तो लेकिन यहाँ पे डिक्रीज तो है नहीं, तो यहाँ इंक्रीज वर्ड है हमारे पास, तो हम ये बोल सकते हैं कि द प्राइस ऑफ ए ऑटोमोबाइल हैव नॉट
डैश, यानी डैश की जगह हमने क्या यूज कर लिया, इंक्रीज ओवर द लास्ट मंथ्स लेवल, पिछले महीने के कंपैरिजन में अभी तक इसकी प्राइस में कोई अंतर नहीं आया है, ये मतलब कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए कुछ इस तरह से, अनलेस, ये भी इंग्लिश से ही आ गया आपका, अनलेस ही डैश द बुक ही हैज टेकन ही कैन नॉट गेट हिज डिपॉजिट बैक, अनलेस ही डैश, अगर वो ये नहीं, यहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल फिल इन द ब्लैंक से सेंटेंस कंप्लीट करना है हमें एक वर्ड यूज करके। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा, सेंटेंस एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या है। अनलेस ही डैश, जब तक ये डैश द बुक हैज टेकन ही कैन नॉट गेट हिज डिपॉजिट बैक, जब तक वो बुक को डैश नहीं करता तब तक उसकी जो डिपॉजिट है, यानी कि जो एक तरह से लाइब्रेरी की बात की जा रही है, लाइब्रेरी के अंदर उसने कुछ किया हुआ है, लाइब्रेरी या तो बुक इशू करवाते हैं या रिटर्न करते हैं, लाइब्रेरी की बात वो जरिए, तो लाइब्रेरी में ये सेंटेंस यूज किया है, जब तक वो ये नहीं करता तो तब तक उसको जो डिपॉजिट उसने लाइब्रेरी में जमा करेगा उसको वापस नहीं मिलेगा। तो क्या नहीं करेगा, तो चार ऑप्शन है आपके पास, ये टीयर कि जब तक रोएगा नहीं, टीयर तो कुछ लग नहीं रहा है। बी देख लें डिस्ट्रॉय, सी बोल रहा है रिटर्न और डी बोल रहा है बाय, लाइब्रेरी में बाय तो हो नहीं सकता, ठीक है, डिस्ट्रॉय करोगे तो फाइन फी करना, पेमेंट करना पड़ जाएगा, टीयर का कोई रेलिवेंस बनता नहीं सेंटेंस के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, करेक्ट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा कि जब तक लाइब्रेरी में बुक रिटर्न नहीं करोगे तब तक डिपॉजिट, जो मेंबरशिप लेने के लिए जो डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट रिटर्न बैक यानी कि वापस नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक बुक को रिटर्न नहीं करोगे। तो आंसर इसका कुछ इस तरह से हो सकता है, अनलेस ही रिटर्न्स द बुक्स ही हैज टेकन ही कैन नॉट गेट हिज डिपॉजिट बैक, तब तक उसको डिपॉजिट, इसकी सिक्योरिटी मनी जो भी है वो वापस नहीं मिलेगी जब तक वो बुक को रिटर्न न कर दे। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स, इस क्वेश्चन में आपसे सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है, और उस मीनिंग को आपको जो डिफाइन करता है इन चार ऑप्शन में से जो आपको लगता है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन, एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से, सोशलाइजेशन की जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से बताया जा रहा है, फॉलोइंग सोशल नॉर्म रिलैक्टलेसली। सेकेंड में आपसे बोला जा रहा है रिवॉलेंटली अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। यानी कि चारों ऑप्शन को अगर डिटेल में डिस्कस करें तो फर्स्ट में ये बोला गया है कि भी सोशल नॉर्म्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, जो भी सोशल नॉर्म्स के अंदर आता है उसको बिल्कुल फॉलो करना, उनके जो भी मापदंड नियम कानून जो भी है उसको फॉलो करने की बात की जा रही है पहले ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो भी सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट चलना, ठीक है, उसको बिल्कुल भी फॉलो मत करना और उसका अगेंस्ट में चलना, ये बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, जो हमारे समाज में सोशल डाइवर्सिटी है उसको समझना, ये सोशलाइजेशन है कि भी अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो रिलीजन, कास्ट और बाकी चीजों पे जो डिफरेंसेस आते हैं उनको समझना सोशलाइजेशन बोला जा रहा है, इसका मतलब है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर खुद को एडजस्ट करना, ठीक है, अलग अलग लोगों के बीच में अपने आप को स्टैब्लिश करना ही सोशलाइजेशन है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी तो होगी, रूल्स होंगे और कई जगह उसे फॉलो भी किया जाएगा, कहीं फॉलो नहीं भी किया जाएगा कुछ, लेकिन जो रियल मीनिंग है सोशलाइजेशन की वो मीनिंग है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोसाइटी के जो मेंबर होकर के किस तरह उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो, ये एक्चुअल में सोशलाइजेशन का मीनिंग होता है कि एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, यानी करेक्ट आंसर हमारा इसमें फोर्थ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक। एक बच्चे के हिसाब से, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण के हिसाब से फीचर नहीं है, जो हमें वो बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है चाइल्ड सेंटर्ड होती है और आपको इसमें ये बताना है जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से, ईच चाइल्ड मेक हिज और हर करिकुलम, कि हर बच्चा अपने लिए खुद करिकुलम डिजाइन करेगा और उस हिसाब से पढ़ाई होगी, ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है चिल्ड्रन आर इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स, कि जो बच्चे होंगे वो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, ये बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है आपका ईच चाइल्ड इज यूनिक इन इट्स ऑन वे, हर बच्चा अपने हिसाब से यूनिक है, हर किसी में अपनी
प्लस पॉइंट है, हर किसी में अपने नेगेटिव पॉइंट है, हर बच्चे में अलग अलग फीचर है, मतलब किसी भी बच्चे को आप कंपैरिजन मत करिए, सब अपने आप में यूनिक है। ये थर्ड में बोला जा रहा है। और फोर्थ में बोला जा रहा है ईच चाइल्ड हैज अ राइट टू एजुकेशन, कि हर बच्चे का राइट है एजुकेशन प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, हर बच्चे का मतलब ये अधिकार है, ये बोला जा रहा है। तो आपको जो इसमें आंसर करना है वो नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा। तो चाइल्ड ये तो क्या नाम है, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है, हाँ हर बच्चे का अधिकार है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये आंसर डायरेक्टली गलत लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड होने की बात की जा रही है, और हमें आंसर क्या ढूंढना है, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, ये हमारा फीचर, हमें ये ढूंढना है। नीचे से तो हम थर्ड देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि ईच चाइल्ड इज यूनिक, ये यूनिकनेस वाली बात, यानी कि हर बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जा रही है इसके अंदर, यानी कि ये भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, सेकंड में आपसे जो बोला गया वो चिल्ड्रन आर इनएक्टिव पार्टिसिपेंट, इनएक्टिव बिल्कुल इनएक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, यानी कि ये भी चाइल्ड सेंटर अप्रोच के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ये भी नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट अगर देखिए, फर्स्ट में जैसे आपसे बोला जा रहा है ईच चाइल्ड मेक हिज और हर करिकुलम, कि हर बच्चा अपने लिए करिकुलम होगा। अब इतनी ज्यादा भी फ्रीडम बच्चों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम ये मानते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर इतनी भी समझ में नहीं आगे कि वो करिकुलम डिजाइन करेगा, कि करिकुलम तो कौन स्पेशलिस्ट पर्सन ही डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच नहीं, क्योंकि ये अगर इस तरह से बच्चे को हम पूरा फ्रीडम दे देंगे इस तरह से, तो फिर वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए किसी एक्सपीरियंस इंसान की जरूरत पड़ेगी जो अच्छे से करिकुलम को डिजाइन करे और एक एम को हिसाब से रखते हुए फिर उसके जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करिकुलम डिजाइन होगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट आल्सो प्रेसीड इट, कि जो विचार जो होते हैं ये हमें सिर्फ हमारे जो व्यक्तित्व को, हमारे के अंदर जो पर्सनैलिटी होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कि जो हमारे विचार रहते हैं जो हमारी सिर्फ हमारी लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि आगे उसके हिसाब से आगे जो हमारी राय बनती है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये बात किसने कही थी, आपको ये बताने, हु अमंग द फॉलोइंग सेट फोर्थ और दिस आइडिया, कि किसने ये विचार लाया था कि थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट आल्सो प्रोसीड इट, कि भाषा जो हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो सिर्फ हमारी लैंग्वेज या हमारी भाषा को ही नहीं रिफ्लेक्ट करते, बल्कि हम सोचते कैसे वो भी बताते हैं इसके अंदर। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, किन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, 4 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के आंसर है ऑप्शन में दे रखे हैं आपके पास, आपको जो भी लगता है सही है उस पर अटेम्प्ट करिए। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसके अंदर, चारों में से बेस्ट जो जिसने भी कहा था आपको लग रहा है उसका आंसर पिक करना है। तो 1 बाय 1 उनके नाम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है जीन पियाजे, कि जीन पियाजे ने आपको बोला था कि ये लाइन बोली थी। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ये जो स्टेटमेंट है कॉलबर्ग की है, कॉलबर्ग की स्टेटमेंट है, सेकंड में बोला जा रहा है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट पावलोव की है, और लास्ट में बोला जा रहा है ये वाइगोत्स्की की स्टेटमेंट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट किसने बोला था, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया 4, यानी कि वाइगोत्स्की का ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बोला था, और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बोलते टाइम ही उन्होंने ऐसी बात रखी थी कि जो थॉट्स होती हैं सिर्फ वो हमारी लैंग्वेज को डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि हम लैंग्वेज जो आ रही है, हमारे विचार जो आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, हमारी एक तरह से पर्सनैलिटी कह लीजिए, हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट कह लीजिए, और बहुत सारे एस्पेक्ट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है उन सब चीजों के बारे में ये डिसाइड करती है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट जो बोला गया था वो वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 4th इसके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हेज डायलेमा, हेज का जो डायलेमा है उसको डिफाइन करने के लिए इनमें से किसकी थ्योरी ने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, यानी कि जो हेज की डायलेमा की जो थ्योरी है उसको कौन अच्छे से एक्सप्लेन करती है, इन 4 में से किसी एक की थ्योरी। तो आपको 1 बाय 1 टोटली थ्योरी बेस्ड है ये क्वेश्चन। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर थ्योरीज को कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसे ठीक से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 आप ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं बड़ा इजीली आप दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वाइगोत्स्की थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास पियाजेस थ्योरी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कोलबर्ग थ्योरी, एंड द लास्ट ऑप्शन यू हैव बिनेट्स थ्योरी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है इसके अंदर। हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके लिए है कोलबर्ग थ्योरी, यानी कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो टोटली डिस्क्राइब करती है हेज के डायलेमा को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 3rd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द इन्वायरमेंट फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। तो जो डेवलपमेंट फैक्टर जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है, बस इसको नहीं करता। कौन सी को नहीं? यानी कि इसके अंदर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों को नहीं ढूंढना है, हमें उन चीजों को ढूंढना है। वो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो अदर देन इन्वायरमेंट, यानी कि जो हेरिडिटी का जो पार्ट होगा हमारा आंसर वो होगा। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे होगा अदर देन इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी से जो रिलेटेड है वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। दोबारा क्वेश्चन हम पढ़ के समझा देता हूं। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग, कि इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर ये सारी चीज इंक्लूड करती है एक्सेप्ट एक नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती हमें वो बतानी है, यानी कि अदर देन इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी की बात की जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया आपके लिए, बस और कुछ नहीं, ताकि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती हो जाए। तो ये चीज आपको पॉइंट आउट कर लेनी है कि इसमें इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है हेरिडिटी के बारे में। लेकिन फैक्टर यहाँ पे क्या डाला, इन्वायरमेंट, एक्सेप्ट एक वर्ड लिखने से ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हेरिडिटी से डील करती है जो कि इन्वायरमेंट से डील नहीं करती, ऐसा बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन कैसा दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये किस कैटेगरी में आता है, इन्वायरमेंट के आता है हेरिडिटी का, आपको ये गैस करना है। नेक्स्ट है कल्चर, तो कल्चर किसके अंदर आता है आपको ये बताना है। और लास्ट में फिजिक्स, कि जो मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर जो वो किसके अंदर आता है। अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो एजुकेशन किसका फैक्टर, ये आता है फैक्टर, इन्वायरमेंट के अंदर आता है। न्यूट्रिशन किसके अंदर आता है, ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। कल्चर भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जो फिजिक्स है, यानी कि बच्चे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये आता है हेरिडिटी के अंदर, यानी कि उसे जो पेरेंट्स से, अपने जो पेरेंट्स से जीन्स के रूप में हेरिडिटी में जो मिला है वो उसकी बात इसके अंदर की जा रही है। यानी कि जो ये इन्वायरमेंट का फैक्टर नहीं है बल्कि ये हेरिडिटी का फैक्टर है। अदर देन दिस ऑल अबव थ्री ऑप्शंस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। एंड द फोर्थ ऑप्शन फिजिक्स, इसकी बात करें, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर की जो बात की जा रही है ये आपका हेरिडिटी का पार्ट है, यानी कि एनवायरमेंट का फैक्टर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया फोर्थ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इनमें से किस चीज को ड्राइव नहीं की जा सकती। मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। जैसे किसी भी थ्योरी की एप्लीकेशन होती है, हर थ्योरी की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है, उसका यूज होता है। जैसे आप जैसे अपने टीचर सिलेक्शन एग्जाम में जैसे आप अपेयर होने वाले हैं किसी भी एग्जाम में, तो उससे पहले मेरी तो सलाह ये होगी कि जो भी आपने बीएड, डिप्लोमा, एमएड या जो भी आपने टीचर सिलेक्शन एग्जाम से के लिए बैठने से पहले जो आपकी जो प्री क्वालिफिकेशन है इसके लिए, ठीक है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो भी आपने किया हुआ है, तो उसके अंदर जो भी आपकी जो साइकोलॉजी का पार्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, आपकी प्रोसेस ऑफ चाइल्ड लर्निंग होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, और इन सब से रिलेटेड जो भी आपके पेपर रहे हैं डिप्लोमा या डिग्री के अंदर, तो उस टाइम जब ये कोर्स कर रहे थे तो उसमें जो भी आपकी थ्योरी है उसकी एप्लीकेशन आपको क्लियर होनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, उन सारी थ्योरी को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, किसने दिया है, क्या किस चीज की बात की जा रही, क्या एग्जाम्पल दिया गया, इन सब के पहले नोट्स बनाइए। और उसके बाद जब आप ये सारी चीज कर लेते हैं, फिर उसकी इंप्लीकेशन देखिए कि उसे आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं, डेली लाइफ के अलावा क्लासरूम टीचिंग में किस तरह इसका यूज हो सकता है। और जब ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं कि मतलब एक एक थ्योरी का आपको क्लासरूम इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आपको पता हो, डेली लाइफ में अदर देन क्लासरूम यानी कि आउटसाइड द क्लासरूम कैसे इसे यूज करना है, ये सब चीजें अगर आपने थोड़े से नोट्स दो तीन पॉइंट में अगर आपने नोट्स बना लिए, तब इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली डील कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी बात की जा रही है, और पियाजे की थ्योरी के अंदर जो भी इसका इंप्लीमेंटेशन है, यानी कि उसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी बात की जा रही है। तो दोनों तरीके से बात की, आपसे क्लासरूम के अंदर का भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है और आउटसाइड द क्लासरूम उसका भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि क्लासरूम के अंदर का या क्लासरूम के बाहर का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें पूछा जा रहा है कैन नॉट, कांट बी ड्राइव, यानी कि जो पियाजे की थ्योरी से ड्राइव नहीं की जा सकती, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, कि बच्चा सीखना चाहता है, इसके बारे में बात की जा रही है। सेकंड बोला जा रहा है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, कि वर्बल टीचिंग से रिलेटेड बात की जा रही है इसके अंदर, कि उसकी आवश्यकता, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। थर्ड में बोला जा रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि इंडिविजुअल डिफरेंस कि पियाजे की थ्योरी में था या नहीं था, आपको ये पहले सोचना है फिर बताना आंसर। लास्ट में आपकी बोल जा रहा है
लर्निंग को डिस्कवर करना कि बच्चा सीख पा रहा नहीं है, उसके अधिगम की खोज करना कहने का मतलब है। तो अगर आप ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं तो जो पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव थ्योरी दी थी उसके अंदर उसने चिल्ड्रंस की डिजायर की बात करी थी कि टीचर्स जो स्टूडेंट है यानी कि जो चिल्ड्रन है वो सीखना चाहता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला था नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। वर्बल टीचिंग के ऊपर उसने कभी भी फोकस नहीं किया था पियाजे ने, तो यानी कि ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और हमसे क्या पूछा गया है? कैन नॉट ड्राइव, यानी कैन नॉट ड्राइव होने का मतलब है यानी कि जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से पार्ट नहीं है, यानी कि सेकंड तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप थर्ड एंड फोर्थ को देखोगे तो थर्ड में भी आपने इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ पियाजे की थ्योरी में भाई इंडिविजुअल डिफरेंस की बिल्कुल बात की गई है, उसके बाद लर्निंग डिस्कवरी की भी बात करी, बल्कि यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखो यानी कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पियाजे की थ्योरी है उसकी इंप्लीमेंटेशन है इसके। ठीक है, तो ये चीज इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए की जो थ्योरी है उसका इंप्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन आपके बारे उसको पता, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन तो आपने एक सॉल्व किया लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीन और बातें सीखने को मिली, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने डिजायर की बात करी है बच्चे की, उसकी लर्निंग डिस्कवरी की बात की गई है, इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात की गई है। यानी कि क्वेश्चन तो आपने एक सॉल्व किया यहाँ पे, लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए आप मेंटली तैयार हो गए कि और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कैन बी यूज्ड बेस्ट यूज इन टीचिंग टू इनकरेज। टीचिंग के अंदर सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चे को इनकरेज करने का, डेमोक्रेटिक लिविंग अमंग स्टूडेंट, कि एक तरह से अब लोकतांत्रिक तरीके से जीवन को यापन करने के लिए, लिविंग स्टाइल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है मतलब यूज करने, यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे उस बेस्ट मेथड की बात की जा रही है जिसके अंदर आप बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिकली लिविंग स्टाइल फॉलो करें, यानी कि लोकतांत्रिक जीवन में लोकतांत्रिक वैल्यू को, उसकी जो विचारधारा को कैसे निहित करे बच्चा, उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये किस मेथड को यूज करके आप अप्लाई करेंगे बच्चों में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है लेक्चर मेथड, कि जब आप लेक्चर मेथड से टीचिंग करते हैं तब बच्चा डेमोक्रेटिक वैल्यू को ज्यादा इनकलकेट करता है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। सेकंड में बोला जा रहा है सोशल इंटरेक्शन, कि जब आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे बच्चे के साथ तो सोशल इंटरेक्शन के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि डेमोक्रेटिक लिविंग स्टाइल बच्चों का होगा। थर्ड बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटल, कि जब आप एक्सपेरिमेंटल यानी कि जो प्रयोगवादी कार्यक्रम करते हैं उस हिसाब से अपनी टीचिंग करते हैं तब जाके बच्चा अपने डेमोक्रेटिक लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है कि डिस्कवरी मेथड, की जब आप डिस्कवरी मेथड से बच्चे को पढ़ाते हैं तब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लिविंग के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, चार ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका डिस्कवरी मेथड। क्यों? डिस्कवरी मेथड में क्या, बच्चा किसी चीज को डिस्कवर करेगा, किसी चीज के लिए काम करेगा, तो यानी कि टीम स्पिरिट आएगी, यानी कि वो एक दूसरे से किसी बातों को लेकर के जुड़ के रहेंगे, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पे इंकरेज कर सकते हैं बच्चों को डेमोक्रेटिक तरीके से जीवन यापन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया फोर्थ। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर आर, यानी कि जो किसी भी बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है कि उसके ट्रेट, फिजिकल ट्रेट्स की कैसे गुण है, कैसा दिखता है, कैसा लुक है वगैरह वगैरह, या फिर हम बात करें उसकी हाइट का, उसकी आंखों के रंग का, उसके बोन स्ट्रक्चर का, या फिर उसके हेयर का, ये किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो चार चीजें हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बेस्ट पिक करना है कि जो आपके इन सारे फीचर को मैच करता हो, जोन सा ऑप्शन। चलो देख लेते हैं वन बाय वन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपकी कुछ इसलिए प्राइमरी क्वालिटीज की बात की जा रही है, सेकंड आपसे बोला जाएगा सेकेंडरी क्वालिटी है ये सारी, थर्ड बोला जा रहा है नॉट इनहेरेंट, और फोर्थ में बोला इनहेरेंट। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब भी आप डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेवलपमेंट को आप बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके फैक्टर्स को, एक तो हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट।
तो पहले तो ये चेक करिए कि हेरिडिटी का पार्ट है या इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो फिजिकल ट्रेड या बाकी जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि ये इन्वायरमेंट का पार्ट तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यानी कि ये जो फैक्टर है, ये जो फीचर्स बताए गए हैं आपको, ये किसका पार्ट है? ये हेरिडिटी का पार्ट है। तो हेरिडिटी का पार्ट के हिसाब से अब आपको आंसर पिकअप करना है। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी क्वालिटी किसकी है? एनवायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि इसको हमने साइड कर दिया। ठीक है, अब इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको इनहेरिट यानी कि जन्मजात मिला हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हेरिडिटी की बात की जा रही है। और थर्ड में क्या होगा? नॉट इनहेरिट, यानी कि जो हेरिडिटी का पार्ट नहीं है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन जो कि हेरिडिटी की बात करें, इनहेरेंट मींस अब यहां पे इसको हेरिडिटी से, विरासत से, या जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, जिसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको बाय बोर्न, बाय बर्थ ये आपको चीज मिली हुई है, यानी कि हेरिडिटी का ही पार्ट है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो गया वो आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि प्याजे की थ्योरी कितना इंपॉर्टेंस है अब आपको समझ में आ रहा हो कि बार बार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर आपने पढ़ रखा है वेरी गुड, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में, ब्रीफ में नोट्स बना लीजिए अपने। अगर कर चुके तो वेरी गुड, उसको रिवाइज करिए, नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम दे करके एक दिन ये काम कर लीजिए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये, पियाजे proposes that pre-operational children are unable to conserve which of the following factor attributes the inability। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा होता है। तो पियाजे ने 4 तरह की स्टेज बताई है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है 2 साल से लेकर 7 साल का जो पीरियड है उसको उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब, ये प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है 2 से लेकर 7 साल के बच्चे की बात करने जा रहा है ये। ठीक है, हो गया क्लियर। उससे बात पूछ रहा है आर अनेबल टू कंजर्व, कि वो अपनी बातों को वो क्या नाम है, जो बच्चे इस पीरियड के अंदर आते हैं वो उनके लिए कुछ चीजें आप कंजर्व नहीं कर सकते, इसके बारे में आर अनेबल टू कंजर्व, कि वो कई चीजों को कंजर्व नहीं कर पाते, संरक्षण नहीं कर पाते, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एट्रीब्यूट्स इनएबिलिटी, कि उनके अंदर जैसे जो 2 से लेकर 7 साल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन बच्चों के वो अपनी बात को कई बार ढंग से रख नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपको ये बताने के उस चीज के लिए फैक्टर क्या है कि बच्चा अपनी बात को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कंजर्व नहीं कर रहा, अपने बारे में इतनी योग्यता नहीं है उसके अंदर कि वो अपने आप को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर पिकअप करना है कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके फैक्टर क्या है, आपको ये बताना है, इस इनएबिलिटी के एट्रीब्यूट्स क्या है, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन में पढ़ लेते हैं 1 by 1। फर्स्ट ऑप्शन बोला इनएबिलिटी टू हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, कि बच्चे के अंदर एक रीजनिंग डेवलप नहीं होती इस टाइम पे, इसलिए वो ऐसा करता है। फर्स्ट ये बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जाए इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, कि वो विचारों को मतलब वो एक तरह से ये बच्चे जो है ना, इसके अंदर जो विचार थॉट्स को चेंजेस नहीं कर पाते बच्चे, यार ये इतने छोटे हैं कि इनके अंदर बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत कम होता है, जिसको वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला पाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड के अंदर। थर्ड में बोला जा रहा है लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अरे भाई बच्चा तो बहुत छोटा है, 2 से 7 साल के बच्चे में अभी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कहां से डेवलप होगी? थोड़ी बहुत रीजनिंग होगी, बस थोड़ा बहुत चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है बच्चा, उतना ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो थर्ड ऑप्शन में बोला है लैक ऑफ हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात है, थोड़ा बहुत होता है बच्चे के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात तो नहीं हो पाएगी। और लास्ट ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। इनका आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बच्चा है किस कैटेगरी का है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, सेकंड यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, कि वो अपने विचारों को अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि अपने विचारों में परिवर्तन चेंजेस नहीं ला पाता अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, इसलिए कुछ भी किसी भी चीज के लिए वो इसके अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप नहीं होती कि वो किसी भी चीज को कंजर्व कर सके। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसका सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया जो किसी भी बच्चे के अंदर होती है वो स्टार्ट कब होता है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, जब बच्चा बिल्कुल शैशवावस्था बिल्कुल इन्फेंट यानी कि बिल्कुल बेबी सा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऐसा बोला जा रहा है।
सेकंड आपसे बोला प्री नेटल स्टेज, कि प्री नेटल स्टेज के अंदर जब बच्चा होता है, यानी कि जब गर्भावस्था की से थोड़ा पहले की टाइम की बात की जा रही है कि मदर की उसमें है, तब से ही ये स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड में बोला जा रहा है प्री चाइल्डहुड स्टेज, कि चाइल्डहुड स्टेज से आने से पहले बच्चा इस स्टेज के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फोर्थ जो ऑप्शन है आपके पास, ये बोला जाए पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि जब बच्चा बाल्यकाल को या बचपन काल को जब जी लेता है, उसके बाद बचपन से जब बड़ा होने के स्टार्ट होता है, तब एक्चुअल में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके हिसाब से? क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग की बात पूछेगी कि स्टार्ट कब होता है। ठीक है, तो यानी कि जब कोई भी बच्चा अपनी माता के गर्भ में रहता है, ठीक है, गर्भ में रहता है, उससे भी पहले प्री नेटल स्टेज में जब होता है, ठीक है, प्रसव से भी पहले होता है, तब से स्टार्ट होता है। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि बाय बोन होता है, कि बोन से पहले भी उनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन उसकी मदर के गर्भ में होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर इसका हो गया सेकंड ऑप्शन, यानी कि प्री नेटल स्टेज में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। ये नहीं कि बाय बर्थ पैदा होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जब वो अपनी मदर के पेट में होता है तभी स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया सेकेंड। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और भी कोई क्वेरीज है आपकी तो वो भी पूछ सकते हो, या फिर टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको डिस्कस करना है तो करंट या फिर कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, कोई भी डाउट्स है आपके, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा डेली आप शाम को 7 बजे देख सकते हैं ये टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये सीरीज, और सुबह 7 बजे आप देख सकते हैं करंट अफेयर का वीडियो, जिसके अंदर मैं जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि करंट अफेयर की प्रॉपर गाइडेंस के लिए उसकी कैसी तैयारी करनी है और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि हर तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे 7 बजे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह 7 बजे करंट अफेयर में, शाम को 7 बजे टीचर सिलेक्शन एग्जाम की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, इस वीडियो में फिर इतना ही है।